हाय गाइस व्हाट्सअप। मैं हिमराज काबली आप सभी का स्वागत करता हूँ एच के क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेबर लॉज इन इंडिया, और ये टॉपिक आज हम हिंदी में कवर अप करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं हूँ हिमराज काबलिया, बी मैकेनिकल, टैक्सेशन लॉ यूनिवर्सिटी टॉपर, मोटिवेशनल स्पीकर, गुड इन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, और हियर आर माई इंटरेस्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, यह है यहाँ पर मेरा लिंक। और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल को आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये है उसका लिंक। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों, आज का जो आपका क्वेश्चन फॉर द वीक है वो है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है जेनीवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। और एज यू नो कि आपको इसका जवाब आखिर में मिल ही जाएगा। सो फॉर द आंसर वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम कोड्स ऑन वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, और साथ ही साथ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेज कोड को पास कर दिया है। और बाकी के जो 3 इंपॉर्टेंट लेबर फॉर रिफॉर्म्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो वेजेस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ लेबर रिफॉर्म्स से रिलेटेड। और जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में वेज एक्ट लाया था, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट एक्ट्स को सब्सम किया था, जिसमें से पहला है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और चौथा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये ब्रिटिशर्स के काल में आया हुआ एक्ट है, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चारों एक्ट को सब्सम करके एक तरीके से वेजेस को काफ़ी हद तक आसान करने का कोशिश की है, आसान करने की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट ने किन किन एक्ट्स को यहाँ पर सब्सम किया है। जैसे कंडीशन ऑन वर्क, कंडीशंस ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे डीपीएसपी में हमारे बताया गया है कि लेबर जो कंडीशंस थी, जैसे कि खुद वुमेंस जो लेबर पेन के अंदर है, साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज थे, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए डीपीएसपी में वुमेंस के लिए कई सारे प्रावधान लाए गए हैं। और उन्हीं से रिलेटेड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो कि आज़ादी के तुरंत बाद हमने लाया था। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड जो एक्ट है 1970 का, जो कि इंदिरा गांधी जी के समय लाया गया था। और शायद शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इन तीनों एक्ट को सब्सम किया गया है। वेज एंड रिम्यूनरेशन एक्ट, जो कि हमने पहले ही देख लिया है, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑन वेजेस एक्ट के अंतर्गत इनको सब्सम किया गया है ताकि इसे सिंप्लीफाई किया जा सके। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्ट है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, ये, और साथ ही वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन सारों एक्ट्स को सब्सम करके सोशल सिक्योरिटी एक्ट इसे लाया गया है। इस कोड के अंतर्गत कई सारे जो एक्ट्स थे इंश्योरेंस से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, उन्हें एक साथ एक जगह पर ला करके गवर्नमेंट ने उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 भी उसके अंदर आता है। अब इंडस्ट्री है तो डिस्प्यूट तो होंगे, तो उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए इन सारे एक्ट को एक जगह पर लाया है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है वो भी इन्हीं के अंतर्गत काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेजेस के बिटवीन जो सब ग्रुप्स है और जेंडर्स है उनके अंदर कितना गैप है। हालांकि डीपीएसपी इसके अंदर कवर अप करने की काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे रूरल और अर्बन लेबर्स के अंदर आप देख सकते हैं गैप्स के अंदर, और साथ ही साथ रेगुलर और रूरल वर्कर्स जो है उनके अंतर्गत भी कई सारे वुमन और मेल फीमेल के अंदर वेजेस के अंदर आपको गैप देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आईएलओ के द्वारा बताई गई है, आईएलओ के एस्टिमेट से, और साथ ही साथ एनएसएसओ का डेटा उन्होंने इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ कैजुअल और अर्बन वर्कर्स, जो कि ज़्यादातर सेडेंटरी वर्क स्टाइल में काम करते हैं, और साथ ही साथ कैजुअल रूरल वर्कर्स भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेज ग्रोथ जो हुई है
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में आपका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ऑटो सेक्टर बाकी सब में आप देख सकते हैं कि ईयर बाय ईयर जैसे 2005 से लेकर के 2006 और 10 के बीच में काफ़ी हद तक आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। 2011 से 15 के बीच में भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है। और साथ ही साथ अब देखिए 2016 और 18 के अंदर यहाँ पे घट कर के ये 6.5 हो चुका है 11.7 से। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीच में हमारे देश के अंदर हमने कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव जैसे जीएसटी का डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन, वो भी बिना किसी भी मजबूत प्लानिंग के, तो उसकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। आगे बढ़ते हैं। और लेबर कोड्स के बारे में, ये किस तरीके से वर्कर्स को बेनिफिट करता है। जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मिनिमम वेज। अब आईएलओ के द्वारा जो डिक्लेरेशन है उसके अंतर्गत भी मिनिमम वेजेस के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है और साथ ही डीपीएसपी में भी इसके बारे में काफ़ी सारे प्रावधान हैं। प्रेजेंटली मिनिमम वेज अप्लीकेबल टू ओनली 30% ऑफ वर्कर। अब ये एक हार्श रियलिटी है कि 30% लोगों के पास ही अब तक मिनिमम वेज पहुँच सका है। स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट है नेशनल फ्लोर फॉर वेजेस और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस और साथ ही साथ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस और सिंप्लीफाइड लीडिंग। अब ये बातें सारी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये सिर्फ इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ। जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड और अप्लीकेबल और साथ ही साथ एस्टेब्लिश जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑन द इंटर स्टेट मार्जिनल वर्कर्स, तो इंटर स्टेट मार्जिनल वर्कर्स के लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं ताकि उनके जीवन में सुधार आ सके। पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अब यहाँ पर देखिए कि एक गांव देहात से जब निकल करके कई सारे वर्कर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनकी पोर्टेबिलिटी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और साथ ही साथ उनके रहने खाने की व्यवस्था भी इससे यहाँ पर रिलेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्री के जो आपके ठेकेदार लोग होते हैं वही उनके लिए व्यवस्था करते हैं। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द ईएसआईसी कवरेज। अब ईएसआईसी का जो कवरेज है वो पैन इंडिया बेसिस पर होता है ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसे भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए वो कई सारे अच्छे प्रावधान यहाँ पर लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप जैसे मैंडेटरी कर दिया गया है कुछ कवरेजेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अंदर और साथ ही यहाँ से जो ठेके उठाते हैं लोग उनके लिए भी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे गिग वर्कर्स के लिए जैसे ओला, उबर और बाकी जो है जैसे स्विगी, जोमेटो, जो गिग वर्कर्स है जो कि रोज़ अपना कमाते हैं और खाते हैं, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो। साथ ही साथ जिनके अकाउंट्स में कंटिन्यूसली पैसा इनफ्लो होता रहता है कंपनीज़ के द्वारा, उनसे उन्हें भी इसमें सोशल सिक्योरिटी नेट में कवर अप करने की कोशिश की गई है। रिस्क किलिंग फंड इंट्रोड्यूस, तो रिस्क किल करने के लिए जैसे कि आपने एम्प्लॉय तो ले लिया लेकिन उस एम्प्लॉय को उसके बाद में रिस्क किल करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि उसका प्रोग्रेस हो सके और ओवरऑल कंपनी का डेवलपमेंट हो सके। ऑल ऑक्यूपेशन ओपन फॉर वुमन एंड परमिटेड टू द वर्क एट अ नाइट टाइम विद सेफ गार्ड। अब वुमेंस की सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर गवर्नमेंट के लिए, तो उसी रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस अब गवर्नमेंट धीरे धीरे करके ला रही है ना। प्रोविजंस फॉर द सोशल सिक्योरिटी फंड एंड इन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। अब अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में जैसे कि मिल के अंदर मजदूर, कई सारी मिलें जब अचानक से बंद हो जाती है तो उन्हें क्या आप सोशल सिक्योरिटी देते हो। उनके प्रोविडेंट फंड का काफ़ी सारा समय ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें प्रोविडेंट फंड मिला ही नहीं, मिला तो कुछ परसेंटेज में मिला है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अब ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। ग्रेजुएटी फॉर द फिक्स टर्म। अब ग्रेजुएटी भी फिक्स टर्म के अंदर आपको मिल जानी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी प्रोविजंस गवर्नमेंट ने इसके अंदर लाए हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो एक्ट है ये बेनिफिट कैसे करती है इंडस्ट्रियलिस्ट को। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट कैसे करेंगी, अब ये एक्सटेंड कर देती है वर्कर्स को इन प्लांट। अब एक्सटेंड करती है मतलब कैसे, 100 से 300 लिमिट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी तो उसने 100 से लेकर के 300 तक के अभी इस लिमिट को बढ़ा दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर समझ लीजिए इसे बढ़ाया नहीं होता तो क्या होता था कि कई बार वर्कर्स को कम रखने और साथ ही साथ वर्कर्स को कम इसलिए रखा जाता था क्योंकि अगर समझ लीजिए 100 से ज़्यादा अगर वर्कर हो जाते थे तो उन्हें आसानी से निकाला, या फिर हायर एंड फायर पॉलिसी को कंपनीज ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी। तो उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती थी कि 100 वर्कर्स का एक प्लांट, फिर और 100 वर्कर का एक प्लांट। तो इससे क्या होता था कि ऑप्टिमम लेवल जो है कंपनी का प्रोडक्शन का किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो अचीव नहीं हो पाता था। तो इसकी वजह से कंपनी का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता था और साथ ही साथ वर्कर्स के लेबर फोर्स भी क्या बोलते पूरी तरीके से अपने उफान पर काम नहीं कर सकती थी। तो उसे हटाने के लिए और साथ ही साथ
जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसने भी इस प्रावधान को मंजूरी दी है कि 100 से इसे 300 कर देना चाहिए। अब आपको कई सारी कंपनीज में रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। पीएससी ऑल्सो आस्क फॉर द सेम। अब जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उन्होंने भी इसी तरीके के बदलाव के लिए बात की है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड बिल्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड बिल्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने एक बार अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और पता चला है कि बाद में उस कंपनी का तुरंत ही दिवालिया निकल गया, साल भर में कंपनी बंद हो गई, तो आपको कुछ ना कुछ तो सेफ्टी मिलनी चाहिए। और साथ ही वर्किंग आवर्स से रिलेटेड भी एक इशू है कि 9 घंटे से लेकर 12 घंटे वर्किंग आवर्स हो जाएंगे। जैसे यूपी के अंदर अभी फ़िलहाल रिसेंटली इस चीज़ को हमें देखने को मिला है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कुछ बातें डिटेल में कि ये हो क्या रहा है। असल में ये जो 9 घंटे, ये 9 नहीं 10.5 घंटे, इस 10.5 घंटे के अंदर आपका 9 घंटे का वर्क और साथ ही साथ 1 घंटे का लंच ब्रेक और हाफ आवर का टी ब्रेक भी इंक्लूड होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट 10.5 घंटे से 12 घंटे इसे एक्सटेंड करना चाहती है, जो कि 12 घंटे अगर 10.5 घंटे से होता है तो आएगा सिर्फ 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा गवर्नमेंट को आपका काम बढ़ाना है। और ये जो 9 घंटे हमें बताया जाता है 9 घंटे का काम, इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती लंच ब्रेक और टी ब्रेक, जबकि इन 12 घंटों के अंदर वो इंक्लूडेड है। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिर्फ आपका काम 1.5 घंटा बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए खुद आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूरी दी हुई है। अब कवरेज गिग वर्कर्स टू, अब ये कवरेज गिग वर्कर्स के ऊपर भी अप्लाई करने की बात है, क्योंकि गिग वर्कर्स के काम करने का हमें कुछ उतना मोल माप देखने को नहीं मिलता है। और इन्फॉर्मल सेक्टर की जो इकोनॉमी है वो तो हमारी हार्टलाइन है एक तरीके से, तो उसे भी इसमें कवर अप किया गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर देखिए आप गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो और स्विगी बाकी सब, हमारे देश के अंदर तकरीबन 3 मिलियन गिग वर्कर्स है और उसमें अंदर उन्हें वेज सिक्योरिटी भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये एक्ट जो है वो सर्व करेगा एक गुड पर्पस और साथ ही साथ गिग वर्कर्स की लाइफ में ये स्टैंडर्ड को भी ये रेस करेगा। और ये हमारे लेबर मिनिस्टर श्री संतोष कुमार गंगवार जी, इनका भी इस बात के ऊपर पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स इसके अंदर कवर अप हो सके, गिग वर्कर्स हो सके और बाकी सारे इंडस्ट्रियल लेबरर्स और साथ ही रूरल सेक्टर के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं वो भी इसमें कवर अप हो सके। तो अब ILO के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1922 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है वर्कर्स के लिए भी। और इंडिया फाउंडिंग मेंबर था इसका। अब 1922 में ये ब्रिटिश इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था और इंडिया अंडर ब्रिटिश कई सारी अदर चीज़ों का भी फाउंडिंग मेंबर था, जैसे कि UN का जो कि 1945 में फॉर्म हुई थी। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसी के साथ में और मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूँगा यहाँ पे एडिशनल, कि ILO का पहला जो ऑफिस था इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था तकरीबन 1928 के अंदर, जो कि ब्रिटिश इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन फॉर द वीक, वेयर इज़ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड? तो इसका जवाब जो है वो पेरिस बिल्कुल नहीं है, इसका जवाब है जेनीवा। तो जेनीवा के अंदर ILO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ILO से रिलेटेड और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो होप कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। और तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। HK क्लासेस, मैं हिमराज काबलिया साइन ऑफ करता हूँ। आई हिमराज काबलिया साइनिंग ऑफ।